तो शनिवार की एक और शाम मैं राजन कुमार झा एक बार फिर से उपस्थित हूँ। मेरे साथ आप हॉरर, हॉन्टेड और रहस्यमयी रोचक कहानियाँ सुनते हैं, कहानियों के सबसे बड़े मंच द सूत्रधार पर। इन कहानियों का 3 एपिसोड जा चुका है, आज चौथा एपिसोड है। तो इसके पहले इस सेगमेंट में जो कहानियाँ सुनाई गई हैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम रख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उनको सुन सकते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने भानगढ़ किले की कहानी सुनी थी। आज कहानी राजधानी दिल्ली से। हॉन्टेड कहानियों को लेकर रिसर्च करते समय पता चला कि दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल भी हॉन्टेड स्थानों में शामिल है। यहाँ भूत देखे जाने और महसूस किए जाने जैसी बातें सामने आती रहती हैं। अब जेल के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूं आपको कि राजधानी दिल्ली में स्थित ये जो जेल है, देश का सबसे बड़ा जेल है। तिहाड़ इसका नाम है। तिहाड़ के अंदर 10 जेल हैं और सबको उनके नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है, नंबर के नाम से बुलाया जाता है। जैसे जेल नंबर 1, 2, 3, 4 और इस तरह 10 जेल हैं। तो जो जेल नंबर 3 है उसको बेहद ही खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कोई भी कैदी नहीं रहना चाहता। सबसे अधिक चर्चा में तिहाड़ का जेल नंबर 3 ही होता है। इसके पीछे का कारण यह भी है कि जेल नंबर 3 में ही फांसी घर है, अर्थात उन कैदियों को जिन्हें अदालत ने सजाए मौत दी हुई है उन्हें फांसी यहीं दी जाती है, माने तिहाड़ के जेल नंबर 3 में। यहीं पे फांसी घर है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आज़ादी के बाद तिहाड़ जेल में करीब 35 कैदियों को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है और यह सभी फांसी जेल नंबर 3 में ही हुई है। और उसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि जेल नंबर 3 में ही फांसी घर है। तो कहा जाता है कि जेल नंबर 3 में रात के समय कैदियों को अजीब अजीब चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। जिन कैदियों को जेल नंबर 3 में रखा गया उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने शिकायत की, जेल प्रशासन को भी शिकायत दी गई कि रात को वहाँ उन्हें डर लगता है। कुछ मीडिया घरानों से जेल की सज़ा काट कर बाहर आए कैदियों ने आप बीती भी साझा की। उन्हीं रिपोर्टों में से एक में एक कैदी जिसने अपनी जो जानकारी है वो साझा नहीं की, तो उसने अपनी आप बीती बताई थी। उसने कहा था कि एक बार उसको जेल नंबर 3 में रखा गया था। जेल नंबर 3 में जिस बैरक में उसको रखा गया था उसके सामने में ठीक फांसी घर था। उसके साथ कई और कैदी भी थे और जब वो रात को सो गया तो दिन में ज़्यादा डर तो नहीं लगता, लेकिन रात को खासकर आधी रात के बाद जब वे लोग सोए हुए थे अचानक उनकी नींद खुलती है। पहले तो उसे लगता है कि कोई उसके छाती पर बैठा हुआ है, गला दबाने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक जब उसकी नींद खुली तो पता लगा कि जो सामने खिड़की थी उसके ग्रिल पर काला शरीर लटका हुआ है। तो ऐसा देखा जाने का उसने दावा किया। फिर हुआ कि इस बारे में जब अन्य कैदियों से पूछा गया तो जब एक ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो कई कैदी सामने आए और उन्होंने भी कहा कि हाँ, इस तरह का दृश्य जो है वो भी देख चुके हैं। तो कैदियों का कहना है कि भूत ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन मानसिक रूप से परेशान जरूर किया। यानी तिहाड़ में अब तक 30 से ज़्यादा कैदी आत्महत्या कर चुके हैं। निर्भया का एक गुनहगार जो पकड़ा गया था, आप लोगों को याद होगा, राम सिंह, उसने भी तिहाड़ में आत्महत्या कर ली थी और उसे भी तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ही रखा गया था। ये एक कॉमन बात है। तो कुछ लोग जो है ये जो सारी आत्महत्याएं हुई हैं उसके पीछे तिहाड़ जेल में भटकती हुई आत्माओं को ही जिम्मेदार मानते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। एक और किस्सा है दिल्ली के रहने वाले एक अपराधी की। उसने भी ये बात साझा की थी। ये उसका नाम है अशोक। उम्र लगभग 35 से 40 साल की होगी अब। तो अशोक कहता है कि वह जो है तिहाड़ में अलग अलग कारणों से 10 से ज़्यादा बार जा चुका है, जेल की हवा खा चुका है। तो उससे भी एक इंटरव्यू में उसने बताया कि मार्च 2020 में जब निर्भया केस के दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया तो उसके बाद उनका जो भूत थे वो दूसरे कैदियों को परेशान करने लगे। उसने अपना एक एक्सपीरियंस भी साझा किया। उसने कहा कि एक बार उसको भी भूत ने परेशान किया था। रात का वक्त था, जब वो सो रहा था, तो आधी रात के बाद उसे लगा कि कोई उसके गले पे बैठा हुआ है। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके छाती पर कुछ मतलब भार रख दिया गया है। तो अशोक की नींद खुली तो उसने देखा कि मुकेश सिंह उसके छाती पर बैठा हुआ है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। अब अशोक सिंह की हालत ख़राब और डर के मारे उसने पैंट में ही पेशाब कर दिया। मुकेश निर्भया कांड के बलात्कारियों में से एक था जिसे बाकी दोषियों के साथ फांसी पर लटकाया जा चुका था।
अशोक ने कहा कि वह इतना डर गया था कि निस्तब्ध सा पड़ा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद में वह आत्मा स्वयं ही गायब हो गई। तो ये तो अभी की बात है, निर्भया कांड के बाद की बात है। लेकिन बिहार में भूत प्रेत देखे जाने का जो किस्सा है वो कहा जाता है कि जो मकबूल भट्ट को फांसी के बाद इस तरह के किस्से ज़्यादा सुनने को मिलने लगे। उसके पहले जो है इस तरह की चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलती थी, क्योंकि पहले फांसी भी शायद बहुत कम लोगों को दिया गया था। तो मकबूल भट्ट को जब फांसी हो गई उसके बाद तिहाड़ जेल में इस तरह के किस्से ज़्यादा सुनने को मिले। सबसे पहला जो किस्सा याद आता है वो ये कि जैसा कि आपको यह बता चुके हैं कि मतलब तिहाड़ जेल का जो फांसी वाला जो स्थान है उसके सामने में एक बैरक है जिसमें खूंखार कैदियों को रखते हैं, या जो बदमाशी करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको सज़ा देने के लिए वहाँ पे उनको रख दिया जाता है उन कैदियों को। तो एक बार ऐसे ही मकबूल भट्ट को फांसी दी जा चुकी थी। उसके बाद की बात है कि कुछ कैदियों को जो बदमाशी कर रहे थे या लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उनको यहाँ पे उसी बैरक में रखा गया। फांसी घर वाले बगल में जो है फांसी कोठली, बल्कि फांसी कोठली के बगल वाले जो बैरक है उसमें 3 कैदियों को रखा गया। दिन में सब कुछ ठीक था, शाम हुई, फिर रात हुई, तीनों सो गए। जब सुबह हुई और जो रखवाले होते हैं गार्ड वगैरह, वो जब उनको जगाने के लिए पहुँचे उनके बैरक में तो देखा कि 3 में से 1 कैदी मारा जा चुका है। अब यह बात पूरे जेल में आग की तरह फैली। सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जब उन्होंने उस लाश को देखा तो लाश को देखने ही से पता चल गया कि इसका जो है मर्डर हुआ है। और अब मर्डर कौन करेगा, 3 ही लोग थे। तो उसमें से एक कैदी ने हत्या की बात कबूल कर ली। तो उसने कहा कि उसने जानबूझकर के ऐसा नहीं किया, बल्कि मकबूल भट्ट की आत्मा ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अब यह काफ़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इसके पहले इस तरह की चीज़ें नहीं सामने आई थी। पहली बार संभवतः उसका नाम लिया गया था, वो भी मकबूल भट्ट का। तो बात जब फैली कि मकबूल भट्ट के भूत को देखा गया है तो कुछ और कैदी भी सामने यार, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने भी मकबूल भट्ट को देखा है, भटकते हुए देखा है। जहाँ उसको फांसी पे लटकाया गया था उसके आसपास वो जो है भटकता रहता है। ऐसी बातें जो है वो सुनने को आने लगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये मकबूल भट्ट है कौन। मकबूल भट्ट एक आतंकवादी था, बल्कि एक पढ़ा लिखा आतंकवादी था जो कश्मीर का पहला पोस्टर बॉय बना था। तो चलिए आपको संक्षेप में मकबूल भट्ट की कहानी भी सुनाई देते हैं, और इसको क्योंकि इसका कनेक्शन तिहाड़ जेल से भी है तो वह जानना भी चाहिए आपको। तो बात आज़ादी से पहले की है, जब भारत और पाकिस्तान सब एक ही हुआ करते थे। साल 1938 के फरवरी में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, बल्कि कुपवाड़ा के त्राह गांव में मकबूल भट्ट का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि 11 साल की उम्र में उसकी वालिदा, उसकी मां का देहांत हो गया था। मकबूल पढ़ने लिखने में अच्छा था और उसने श्रीनगर के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से इतिहास और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मकबूल ने पाकिस्तान की पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफ़ी बिगड़ चुके थे। कश्मीर में भी हालात बहुत ख़राब थे, अशांति फैली हुई थी। एक रीज़न जम्मू कश्मीर को लेकर के झगड़ा भी था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उसके पास रहे, लेकिन इधर राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ कर दिया, तो वह अब भारत का एक राज्य था। एक तीसरा फ्रंट भी था जो इसे आज़ाद देश बनाने का ख्वाब देख रहा था। यानी उसका मानना था कि जम्मू कश्मीर न भारत का है न पाकिस्तान का है, बल्कि आज़ाद देश है। मकबूल भट्ट उसी तीसरे फ्रंट का मुखिया बन जाता है। तो इसके पहले जब वो पेशावर गया हुआ था, वहाँ से उसने पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मकबूल भट्ट पाकिस्तान से सीधे ब्रिटेन चला जाता है। ब्रिटेन के बर्मिंघम में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ और लोगों से होती है। इसके बाद उसने संगठन बनाने और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रचने का फैसला लिया। इसी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए मकबूल भट्ट ने अमानतुल्लाह खान के साथ दोस्ती की, जो एक अन्य आतंकवादी था, और दोनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया, JKLF, यानी वही जिसका आतंकी यासीन मलिक भी है। तो मकबूल ने JKLF का एक नया विंग भी बना लिया उसके बाद, जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव था। उसका नाम रखा गया जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यानी JKLNF। यह JKLF का वो विंग था
जिसने बाद में भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी। इस तरह वक्त गुजरता रहता है और कई साल बीत गए। साल 1966 में मकबूल भट्ट भारत आया। यहाँ आते ही उसने कश्मीर को आज़ाद कराने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। वह खुलेआम भारत के खिलाफ बोलने लगा। वह अपने साथ साथ दूसरे अलगाववादी विचार वाले युवाओं को जोड़ने लगा और JKLF के विंग JKLNF के लोग तो पहले ही से इसमें लगे हुए थे और जो अलगाववादी मानसिकता के लोग थे वो इसके साथ जुड़ते गए। ठीक ठाक संख्या में लोग उसके समर्थन में आ गए और इस तरह वो आतंकवादी कश्मीर का पहला पोस्टर बॉय बन चुका था। इस बीच एक दिन मकबूल और JKLNF का सामना पुलिस से हो जाता है। दोनों माने पुलिस और JKLNF के आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है। दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है। उस गोलीबारी में मकबूल का एक खास साथी औरंगजेब मारा जाता है। इसके बाद देश के एक वीर सिपाही अमरचंद उनका नाम था, पुलिस ऑफिसर थे, वो उनको मार दिया जाता है। वो वीर गति को प्राप्त हो गए। आरोप लगा कि मकबूल भट्ट की गोली से अमरचंद की जान गई है, तो पुलिस ने अमरचंद की हत्या के आरोप में मकबूल भट्ट और उसके एक अन्य साथी काला खान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के ऊपर मामला दर्ज हो चुका था, जांच चल रही थी। जांच में मकबूल भट्ट पर दुश्मन देश का एजेंट होने का आरोप भी लगाया गया, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि भाई मैं कोई पाकिस्तान का एजेंट वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कश्मीर की आज़ादी चाहता हूँ। उसने इस तरह की चीज़ें कबूल की। उस पर हत्या और देशद्रोह का दोनों का मुकदमा चला। अब आपको पता है कि हत्या और देशद्रोह दोनों ऐसे केसेस हैं जिसमें फांसी की सज़ा हो सकती है, तो उसके साथ तो दोनों थी, तो दोनों के लिए फांसी दी जा सकती थी। तो हत्या और देशद्रोह दोनों में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा दे दी। उसको श्रीनगर की जेल में रखा गया था। तब तक कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो पूरी की जा रही थी और उसने क्योंकि ऊपरी अदालत में भी शायद अपील की हुई थी या राष्ट्रपति के पास भी उसने मर्सी पिटीशन दाखिल किया हुआ था, इन सब चीज़ें चल रही थी, तो उसको फांसी नहीं दी जा सकी थी। तो श्रीनगर की जेल में वो बंद था। तो इसके पहले कि उसकी फांसी पर कुछ सुनवाई हो सके, 1968 में एक दिन अचानक मकबूल अपने 2 कैदी साथियों के साथ जेल से फरार हो जाता है। कहते हैं कि उसने अंदर ही अंदर एक सुरंग बना लिया था और वो सुरंग के रास्ते जो है जेल से कई किलोमीटर दूर बाहर निकला और वहाँ से पैदल चलता हुआ सीधा POK पहुँच गया और POK से वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान पहुँचकर उसने भारत के खिलाफ अपनी साजिश जारी रखी। जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइंस फोकर F-27 फ्रेंडशिप एयरक्राफ्ट गंगा का अपहरण कर लिया गया था। प्लेन हाईजैक करने के इस मामले में कश्मीरी नौजवान पकड़े गए, जिनकी पहचान हाशिम कुरैशी और अशरफ भट्ट के रूप में हुई थी। ये दोनों विमान को हाईजैक कर लाहौर लेकर के चले गए हुए थे। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जब इस हाईजैकिंग की जांच की तो सामने फिर से मकबूल भट्ट का नाम आ गया और मकबूल भट्ट को ही इस हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड बताया गया। अब मकबूल भट्ट क्योंकि पाकिस्तान में था, तो इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान सरकार से मकबूल भट्ट को गिरफ्तार करने की मांग की और उसको भारत को सौंपने की मांग की। लेकिन ना नुकुर करते हुए पाकिस्तान ने मकबूल भट्ट को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन भारत के हवाले नहीं किया। फिर 1974 में मकबूल भट्ट को पाकिस्तान सरकार ने रिहा भी कर दिया। इसके बाद मकबूल भट्ट कुछ समय पाकिस्तान में रहने के बाद भारत आ गया। भारत आने के बाद उसने कश्मीर में ही एक बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया। तब तक वो जो हमारे सुरक्षा एजेंसियां थी उनके भी निशाने पे वो था ही, तो उनकी भी उस पर नज़र थी। लेकिन ये जो बैंक लूट की घटना उसने अंजाम दी, उसमें उसने एक बैंक अधिकारी को जान से मार दिया था। फिर इंटेलिजेंस इनपुट वगैरह थे ही, तो सुरक्षा बलों ने मकबूल भट्ट को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। JKLF के सरगना मकबूल भट्ट को पहले भारत में फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, वही श्रीनगर में। लिहाजा उसके पकड़े जाने के बाद यह मामला फिर से गर्मा गया। मकबूल भट्ट ने उस वक्त राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह के यहाँ अपनी सज़ा के खिलाफ दया याचिका दायर की। दूसरी तरफ मकबूल की रिहाई की मांग को लेकर JKLF ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। लोगों की हत्याएं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, ये सब जम्मू कश्मीर के अंदर चालू हो गए। इन आतंकियों ने इन सब से बढ़कर एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। आतंकियों ने बर्मिंघम में रविंद्र महात्रे नाम के एक डिप्लोमेट को अगवा कर लिया और उनके रिहाई के बदले मकबूल भट्ट की रिहाई की मांग करने लगे।
उस वक्त की सरकार ने आतंकियों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इसके कुछ ही दिन बाद रविंद्र महात्रे की लाश मिली, यानी इन लोगों ने उनका कत्ल कर दिया था। अब एक भारतीय ऑफिसर के कत्ल के बाद मामला और उलझ गया। देश भर में इसे लेकर के आक्रोश व्याप्त हो गया। देश के लोगों के दबाव में सरकार को आतंकियों को कड़ा संदेश देना था। राष्ट्रपति ने मकबूल भट्ट की दया याचिका खारिज कर दी और उसे फांसी पर लटकाने की तैयारियां तेज कर दी, क्योंकि अब यह तय हो चुका था कि अब इसको फांसी पर लटका देना है। अच्छा, क्योंकि वो श्रीनगर की जेल से फरार हो गया था, इसलिए उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया था और यहीं उसको फांसी दिए जाने की तैयारियां चलने लगी। 11 फरवरी 1984 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में मकबूल भट्ट को फांसी पर लटका दिया गया। बताया जाता है कि उसकी लाश परिजनों को नहीं दी गई, क्योंकि फिर इसे कश्मीर भेजना था, वहाँ माहौल ख़राब हो सकता था। इसलिए मकबूल की लाश को तिहाड़ में ही दफन कर दिया गया और यह पहला मौका था जब फांसी के बाद किसी कैदी को जेल में ही दफना दिया गया हो। इस घटना के बाद पहले कैदियों और फिर पुलिस वालों ने माना कि उन्होंने मकबूल को उसी लिबास में देखा जिसमें वो रहा करते थे, यानी सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहने। मतलब उसके भूत को देखने की बात हो रही है फांसी के बाद। इस घटना का जिक्र तिहाड़ जेल के एक अधिकारी जेलर सुनील गुप्ता ने अपनी किताब में भी किया है। सुनील गुप्ता की किताब ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ अ तिहाड़ जेलर में मकबूल को फांसी दिए जाने और उसके भूत को देखे जाने की घटनाओं का जिक्र है। अच्छा, उस किताब में कई भूतों के देखे जाने का जिक्र है। जैसे मकबूल भट्ट के अलावा भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को भी 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ के इसी जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो और अफजल गुरु के शव को भी यहीं तिहाड़ में ही दफना दिया गया था, और क्योंकि उसके साथ भी वही कहानी हो सकती थी तो उसको भी तिहाड़ में ही दफना दिया गया। और कई बार लोगों ने मकबूल भट्ट और अफजल गुरु दोनों के भूत देखे जाने की बात कही है। तो कहते हैं कि मकबूल भट्ट की फांसी के बाद से ही तिहाड़ जेल में भूत प्रेत देखे जाने लगे और इस तरह की बातें कही जाने लगी। जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई तो उसके आगे पीछे मतलब कई और लोगों को फांसी दी गई थी। जैसे एक आपका रंगा बिल्ला, उसके बाद इंदिरा गांधी के हत्यारे, इन सब को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो लगातार बैक टू बैक फांसी होने से तिहाड़ में एक भय का माहौल भी व्याप्त हो गया था, लोगों में खौफ फैलने लगा था, क्योंकि इस तरह का नज़ारा, इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई। माने कैदी तो रहते थे लेकिन इतनी जल्दी जल्दी फांसी देने जैसी चीज़ें नहीं होती थी, तो लोगों में एक तरह से एक खौफ भी था। और इसी के बाद, इन्हीं घटनाओं के बाद जब बैक टू बैक फांसी दी जाने लगी तो फांसी कोठली के पास जो बैरक है वहाँ कैदी रहना नहीं चाहते थे। आमतौर पर उस जगह पर उन कैदियों को रखा जाता है जिनको फांसी की सज़ा मिलने वाली होती है, या उनको जो जेल में बदमाशी, लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं, जो आपको पहले भी बताए। और फिर उनको 2-1 दिन रखने के बाद फिर उन्हें अपने पूर्व के बैरक में भेज दिया जाता है। एक बात और है कि अकेला इस बैरक में किसी को नहीं रखते हैं, जब भी रखते हैं 2-3-4 के ग्रुप में रखते हैं। एक बार ऐसे ही 3 कैदियों को उसी फांसी कोठली के बगल वाले बैरक में डाल दिया गया। रात को सभी सो जाते हैं, सुबह हुई तो इंस्पेक्शन और उनको जगाने के लिए जो पहरेदार, जो पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने देखा वहाँ पहुँचने के बाद कि 3 में से 1 कैदी मरा पड़ा है। अब बात अधिकारियों तक पहुँची, सभी उस जगह पर पहुँचे तो लाश को देखते ही उनको अंदाज़ा हो गया कि इसको जो है मारा गया है। मारने वाले कैदी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। उससे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में उसने बताया कि रात को जब सब लोग सो गए तो आधी रात के बाद उसे मकबूल भट्ट का ख्वाब आया, सपना आया, और उसने उसको सपने में कहा कि इसे मार दो। तो उसने कहा, कैदी ने कहा कि फिर मैं अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख सका और पता नहीं मेरे हाथ से किस तरह यह हत्या हो गई। तो यहीं से मकबूल के भूत को देखे जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। आम कैदी तो दूर, बड़े अपराधी जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए, जो खूंखार होते हैं, उन्होंने भी भूत देखे जाने का दावा किया और वही हुलिया बताया। कैदी तो दूर, पुलिस वाले भी भूत देखे जाने की बात करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि तिहाड़ में तैनात पुलिस वाले व अन्य कैदी गला पकड़ करके खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कोई मेरा गला दबा रहा हो। कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्होंने दावा किया कि मकबूल भट्ट मेरे सपने में आया था। उसने मुझसे कहा कि चिंता मत करो,
इस तारीख को तुम्हें बेल मिल जाएगी या रिहा हो जाओगे। तो संयोग से उस कैदी को उसी तारीख पर बेल भी मिल जाती थी जो सपने में मकबूल ने बताई होती थी। तो कई कैदियों के साथ ऐसा भी हुआ, और बात तब सिर्फ डर तक सीमित नहीं थी। तो मकबूल भट्ट की आत्मा भविष्यवाणियाँ भी करने लग गई थी। सुनील गुप्ता जो जेलर थे, उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि जब भी उन्हें फांसी वाली कोठरी की तरफ जाना होता था तो वो अकेले नहीं जाते थे, बल्कि वो 2-3 गार्ड को साथ में ले लिया करते थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि वो डर के मारे ऐसा करते थे या कोई और वजह थी, लेकिन वो ऐसा करते थे। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ही निर्भया गैंग रेप के एक दोषी राम सिंह ने भी आत्महत्या कर ली थी, जो आपको पहले भी बता दिए। इसके अलावा 16 दिसंबर 2012 को निर्भया गैंग रेप की वारदात में शामिल 4 दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल नंबर 3 में ही एक साथ फांसी पर लटका दिया गया था। मकबूल भट्ट के भूत से शुरू हुआ किस्सा अभी भी थमा नहीं है। मकबूल और अफजल के अलावा अब ये जो 4 लोग जिनको लटकाया गया, निर्भया के कातिल, इन्हें भी देखे जाने की बात कही जाती है। तो इन्हीं किस्से कहानियों के साथ देश का सबसे बड़ा जेल एक हॉन्टेड प्लेस भी बन चुका है। वैसे जेल हॉन्टेड होते भी हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी दिल्ली के तिहाड़ जेल के हॉन्टेड होने को लेकर के। शनिवार की शाम 7 बजे फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। आभार।